तो मैं जल्दी से पहले क्या है, इस इन सारे प्रॉब्लम्स के आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तुम सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो देखो जल्दी से इसको कंप्लीट करो मेरे साथ साथ में। तो जैसे पहले ETOH देखा मैंने, तो ये तो भाई पोलर प्रोटिक है, वीक है। और डेल्टा देखा मैंने, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया कि E1 होगा। और मुझे पता है E1 का मतलब PHCH2CH+ और CH CH3 और CH3 पहले मैंने बना दिया, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। ये अटेम्प्ट किया ना बच्चों, ये थोड़ा बहुत मैंने दिया था वो। और अब फाइनली डेल्टा का रोल पिक्चर में लाएंगे, और ये वाले कार्बन के पास वाले कार्बन का H रिमूव कर देंगे। ये हमने सीखा है, इसके पास वाले कार्बन का H रिमूव कर देना। और इससे मेरे पास में क्या बन जाएगा भाई, के ऊपर बेंजीन के ऊपर ये ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और आ, एक सेकंड। हाँ, सॉरी। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे CH और एक CH और ऐसा हमारे पास CH3 ऐसा आंसर, ये एक ट्रांस बन जाएगा, सिस भी बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे इससे, दिस प्लस सिस भी बनेगा। ये पहले वाले का आंसर है। अब अगले वाले का ETOH डेल्टा, फिर मैंने इन दोनों को देख के क्या डिसाइड किया भाई, E1 है तो मुझे कार्बोकटायन तो बनाना ही है। मतलब तुम देखो भाई, जितना भी हो जाए मैं कोई स्टेप स्किप नहीं करूंगा, मैं C+ बनाऊंगा, चाहे रीअरेंज हो चाहे ना हो, मैं बनाऊंगा उसे। और उसके बाद में इसका रीअरेंजमेंट एक 5 मेंबर्ड रिंग में बना दिया हमने, प्लस बन के। वैसे तो ये स्लो रिएक्शन है, बिकॉज पहला कार्बोकटायन 1 डिग्री है, तो इसलिए बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा, बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं है ये। बट अब दे दिया है तो कर देते हैं। और फाइनली क्या है भाई, पाई बॉन्ड कहाँ लगाऊं भाई, कहीं पे पाई बॉन्ड लगा दो तो मेरे पास में ऐसा आंसर आ जाएगा। बोलो भी सही है क्या ये? हाँ सर। और नीचे वाले का आंसर क्या है भाई, जब मैं डिस्कस किया ही था कि एक बार अपने पास में ऐसा 5 मेंबर्ड रिंग आ जाएगा, और 5 मेंबर्ड रिंग पे मेरे पास में इधर आ जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। और इसका रिंग एक्सपेंशन कर दूंगा, तो क्लास में भी कर लिया था हमने शायद, तो एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ऐसा मेरे पास में इधर और इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास में ऐसा आ जाएगा, ऐसा 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 आ जाएगा। और फाइनली एलिमिनेशन करने से मेरे पास में टॉलुइन बन जाएगा। देखिए ये सब बनाया गया। नीचे वाले में हमने सबका मैकेनिज्म लिखा था, SN1, इसका मतलब मैं कार्बोकटायन बनाऊंगा। SN1 इसका मतलब मैं कार्बोकटायन बनाऊंगा। मैं याद कर लूंगा कि मैं कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी कभी मैं बिना कार्बोकटायन बनाए काम ही नहीं करूंगा। E1 मतलब मैं कार्बोकटायन बनाऊंगा। E1 NH3 डेल्टा है बच्चों, डेल्टा है, इसलिए मैं कार्बोकटायन बनाऊंगा। और अब इसके ऊपर अटैक करूंगे, जब लोग अटैक करेंगे तो भाई यहाँ पे OH आ जाएगा। इस पे अटैक करेंगे तो मेरे पास में CH3OH का OMe आ जाएगा। ये भी 2 स्टेप में है बाय द वे। H2O का अटैक और -H+, ये 2 स्टेप्स है। CH3OH का अटैक और -H+, ये 2 स्टेप्स हैं। CH3OH डेल्टा कर दिया तो मेरे पास में एक क्या बन जाएगा भाई, मेजर, और एक क्या बन जाएगा भाई, माइनर। ये हालचाल हो जाएगा भाई। NH3 डेल्टा, तो मेरे पास में मेजर, माइनर। और सिर्फ NH3 से क्या बताओ, SN1, तो मेरे पास में पहले कार्बोकटायन और उसके बाद में क्या बताओ,
NH2, ये मेजर। बस थोड़ा बहुत यहाँ बन जाएगा माइनर पे एलिमिनेशन का। देखिए भाई, यहाँ तो कोई डाउट नहीं सर। नो नहीं। सर। नहीं ना भाई। और इसलिए हमने अगले भी आंसर लिख लिए थे, देखो शायद, कि इसका मैकेनिज्म क्या था बच्चों। SN2। SN2 था। और SN2 में क्या होता है भाई, इन्वर्जन। और इन्वर्जन होने की वजह से हमारे पास में CH3 में साइनाइड। देखो एक एरो बनाओ, जैसे ये लीविंग ग्रुप है ना, तो कभी एरो बनाना हम भूले ना। तो ये E+ है, तो मुझे E+ पे अटैक करना है पीछे से। तो इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए, ये जो पीछे H है, ये H तो आगे आ जाएगा, और जो नया ग्रुप घुसा है यहाँ पे, ये पीछे घुस जाएगा इधर की तरफ, ये साइनाइड हो जाएगा। देखिए भाई, तो MEOH डेल्टा में क्या हो जाएगा मैकेनिज्म भाई, E1। E1। तो E1 इसलिए E1 में पहले मैं क्या बनाऊंगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनाऊंगा। तो देखो मैं रुकूंगा, मुझे दिख रहा है कि लास्ट आंसर मुझे एलिमिनेशन से करना है, फिर भी बनाऊंगा। और अब मैं एलिमिनेशन कहीं भी कर सकता हूँ, तो कहीं भी बना दूं, बोलो। अब मेरे को लग रहा है कहीं भी बनाओ एक ही बात है, लेकिन सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि ओ शिट, एक्चुअली दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। इनैंशियोमर्स है सर। ये दोनों एनांशियोमर्स हैं। ये दोनों एनांशियोमर्स हैं। बाकी तो सेम वही, MEOH का SN1 हो जाएगा। तो पहले मैं क्या बनाऊंगा बताओ, कार्बोकैटायन बनाऊंगा। CH3 ऐसे अप रहेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और इस पे SN1 करूंगा, तो मेरे पास में फिर से दो आंसर आएंगे भाई। क्या भाई, ये CH3 के सामने ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, OMe। और इस CH3 के सामने नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, OMe। ये दो आंसर आएंगे। ये दोनों क्या हैं, ऊपर वाले दोनों क्या थे बताओ बच्चों, इनैंशियोमर्स। इनैश। लेकिन नीचे वाले दोनों क्या हैं बताओ, डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स। सही बात है ना भाई। और इसी तरह नीचे वाला KSH, क्या मैकेनिज्म था भाई, SN2। SN2। और इसलिए साइनाइड की तरह एक ही आंसर आएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है ना SN2 तो इसलिए CH3 के सामने पीछे से क्या घुस जाएगा भाई, यहाँ पे SH, और आगे वाले से क्या घुस जाएगा बताइए, H। सबने कॉपी किया क्या बताओ। सर हाँ एक सर। हाँ बोलो। सर इसमें ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसमें मेजर और माइनर का कुछ नहीं है ना? किसमें बोल रहे हो, लास्ट सेकंड लास्ट में। हम्म। हाँ इसमें है एक्चुअली। देखो जब डायस्टीरियोमर बनता है, तो डायस्टीरियोमर का स्टेबिलिटी तो सेम होता नहीं है। सर हाँ। सेकंड समझ रहे हो? सेकंड वाला मेजर है क्या? तो इसके अंदर हाँ, क्योंकि इसमें यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, और ये वाले में रिपल्शन क्या है बताओ, कम है। तो लेस रिपल्शन की वजह से सेम साइड पे नहीं है ना बताओ, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। और सर उसके ऊपर वाले में? ये तो एनांशियोमर्स है ना, हाँ ये तो इसमें बराबर बनेंगे ना। जब मिरर इमेज है उसमें स्टेबिलिटी का फैक्टर तो नहीं है नहीं होता। हाँ। ना, है ना। हाँ दिखा बच्चों। यस सर। नहीं सर। यस सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, और इसका मैं होमवर्क आपको तुरंत देने वाला हूँ। देखो आज ही व्हाट्सएप पे मैं आपको भी पोस्ट कर दूंगा। E1 ऑफ, ठीक है, E1 ऑफ एल्कोहल्स।
E1 ऑफ एल्कोहल्स, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर इन एल्कोहल्स। ठीक है, तुम्हें याद है ना बच्चों, हमने एक चीज देखी थी, OH लीविंग ग्रुप। कोई मेरी बात कंप्लीट करे, OH लीविंग ग्रुप होता है कि नहीं होता? नहीं मुझे होता है। दिख नहीं रहे हो ना? हाँ, नहीं होता है, गुड। स्प्लिट व्यू। और कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ताकि कम से कम दिखे तो सही। हाँ, OH लिविंग ग्रुप होता है कि नहीं होता है भाई? नहीं नहीं होता। होता। तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कि बन जाए वो लिविंग ग्रुप? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हाँ करना H पड़ेगा। प्लस वाह, देना पड़ेगा। क्या बात, प्रोटोनेशन। और ये प्रोटोनेशन देने के लिए मुझे इस OH के ऊपर क्या डालना पड़ेगा बताओ? H प्लस H+ एसिड, एसिड। एसिड डालना पड़ेगा। हाँ हाँ द्वैत, हाँ, बहुत तेज इंटरनेट शिट कर दिया इंटरनेट तुम्हारे यहाँ। मेरा तो नेट चल रहा है ना भाई। एसिड डालना पड़ेगा, प्रोटोनेट तो हो जाएगा, वो निकल तो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें दो तरह के एसिड बताता हूं। अगर आपके H+ के साथ में जो सामान आ रहा है, एनायन, अगर वो न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो पता है क्या होगा? तो जो भी आपके OH2+ के निकलने से कार्बोकटायन बनेगा C+, वो न्यूक्लियोफाइल चुपचाप जाके कार्बन पे अटैक कर देगा, और आपका आंसर क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन आंसर आएगा। और अगर आपके H+ के साथ में जो सामान आ रहा है वो एनायन, भाई देखो, एनायन वही एनायन बेस भी हो सकता है, वही एनायन न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। उस एनायन का मन ये कर सकता है कि कार्बन पे जाके बैठे, और उस एनायन का मन ये कर सकता है कि H+ को यूज करके वो अपना शिट साफ कर ले। तो वो तो उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अब यहीं पे अगर मैंने एक ऐसा एनायन ले लिया जो बेस ज्यादा अच्छा है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मामला क्या हो जाएगा? कार्बोकटायन तो बनाएगा ये C+, बट ऐसा एनायन क्या करेगा, इस C+ पे जाके नहीं घुसेगा, इसके बगल वाले C का क्या निकाल लेगा बताइए? H निकाल H, लेगा और एलिमिनेशन H डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड कर देगा, एलिमिनेशन बना देगा। और इसी इसी टाइप के दो क्लासिक एग्जांपल्स है बच्चों, जिसमें हम पहला वाला कर चुके हैं। कोई याद दिलाएगा ये क्या था रिएजेंट, बताओ? लूकास। और उस लूकास में हम लोग H के साथ में Cl डालते थे, H+Cl-, याद आ रहा है बच्चों? HI डालते थे, HBr डालते थे, तो क्या बन जाता था? लूकास। और इस दूसरे वाले के अंदर हम लोग आज क्या डालने वाले हैं बताए बच्चों? H2SO4 कॉन्ग, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने वाले हैं। और आपको अगर याद हो बच्चों कि कॉन्ग H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है, बताइए? होता है। होता है। बचपन में याद करवाया होगा ना बच्चों, 8 9 10 में कहीं तो आया होगा, क्यों निमेश? होता है कि नहीं होता है? तो अगर अगर ये H2SO4 कॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो उससे हम शुरू कर रहे हैं। देखो कि अगर आपके पास में 2 डिग्री और मोर स्टेबल अल्कोहल है, या 1 डिग्री बीटा सब्स्टिट्यूटेड भी है, और उसको अगर हमने बॉईल किया कॉन्ग H2SO4 के साथ में, अगर हाइलाइटर है घर पे खींच के जल्दी से लगा लो, या कॉन्ग H3PO4 के साथ में, या कॉन्ग KHSO4 के साथ, इनमें से कोई रिएजेंट आपको दिखाई दे KHSO4? KHSO4 के साथ में, then all these being dehydrating agents remove a water molecule and generate alkene, where elimination is a major product. रिमेंबर, ध्यान रखे बच्चों आपको, कि इन दीज रिएक्शंस एलिमिनेशन इज द मेजर प्रोडक्ट, नॉट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपको करवाना ही नहीं है। समझ रहे हो बच्चों? तो नेक्स्ट पेज पे इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है बच्चों, याद रखना क्या रिएजेंट्स हैं। एल्कोहल पे अगर आपने कॉन्ग H2SO4 डाल दिया और डेल्टा नहीं भी दिया है, तो भी आपको एलिमिनेशन करवाना है। सर जैसे ये कोई ऐसा रीजन है कि एलिमिनेशन ही मेजर है, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि, वो हाँ हाँ, क्योंकि देखो ना, H2SO4 का कार्बन पे इंटरेस्ट इतना कम है, बिकॉज कॉन्ग H2SO4 को ओवरऑल किस बात में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है? इसे सिर्फ H2O मॉलिक्यूल चाहिए। क्या चाहिए बताइए इसको? H2O मॉलिक्यूल चाहिए, तभी तो ये फेमस है,
तभी तो इसके दिल में तो एक ही बात बसती है ना, बताओ, कि मेरे को, मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट हूँ। इसलिए मैं तो पूछ रहा था ना कि सबने सुना है ना कि कौन कैसे वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये ओवरऑल पानी निकालने में इंटरेस्टेड है, और तभी तो इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है। देखो, एक कार्बन से क्या हट रहा है संस्कृति, OH हट रहा है, और हाँ इसके सर। पास और वाले एक कार्बन शहद से निकल एक्चुअली रहा क्या हट रहा है, H हट रहा है। तो ये दोनों हट रहे हैं, इफेक्टिवली ओवरऑल रिएक्शन यही तो हो रहा है कि दोनों हट रहे हैं। समझ रहे हो, H और OH हट रहा है, हाँ और इनके सर। बीच में क्या आ जा रहा है बताओ, डबल बॉन्ड आ जा रहा है, यही एलिमिनेशन। ठीक है ना, इसकी हेडिंग क्या है बताइए, मतलब E1 ऑफ एल्कोहल्स लिखा है ना, इसमें आपको बेसिकली लिख लेना चाहिए, ये बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है। तो जैसे देखो, जैसे तुमने इसके ऊपर अभी कॉन्ग H2SO4 डाला, तो कॉन्ग H2SO4 जैसे कॉन्ग HCl होता है, वैसे पहला स्टेप तो सेम करेगा। क्या कर देगा बताओ, क्या कर देगा, CH3 और OH2+, ये बना दिया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, इसमें से क्या खींच लो बाहर बताओ, वाटर बाहर खींच लो और क्या बना दो, ये कार्बोकेटाइन बना दो। बोलिए, सही है। हाँ सर। और अब बताओ मुझे, कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर रहा है क्या, नहीं, नहीं कर रहा है। वैसे तो मैं बताऊं तुम्हें, सुनो, बाय डिफॉल्ट इस पे डेल्टा रहता ही है। तो संस्कृति, तुम्हारी पहली बात का जवाब तो ये भी है कि अगर तुमने हाई सर टेम्परेचर एक बार रखा है तो, वापस बोलेंगे क्या, मेरा भी वो नेट का इशू हुआ तो मेरा लीव हो गया था। अच्छा मैं कह रहा हूँ भाई, पहला स्टेप तो क्लियर है, H+ डाला तुमने इसके ऊपर, हाँ सर और समझा OH+ वो बना दिया, कार्बोकेटाइन बना दिया, इतना तो क्लियर है। ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारी बात का जवाब कि हम एलिमिनेशन ही क्यों करवा रहे हैं, इसका इसका जवाब एक रीजन ये भी है कि नॉर्मली हम टेम्परेचर हाई रखते ही हैं कॉन्ग H2SO4 के साथ में, और हाई टेम्परेचर पे तो कोई डाउट ही नहीं है क्या फेवर होता है बताओ, एलिमिनेशन ही फिर। एलिमिनेशन फेवर होता है। एलिमिनेशन। और हाँ। तुम एक्चुअली गलत नहीं हो ये पूछने के लिए, क्योंकि अगर मैं एकदम चिल्ड H2SO4 डालूंगा ना, ठंडा H2SO4 एकदम, तो एक्चुअली पता है उस पे HSO4- जाके एनायन कार्बन पे भी चिपक जाता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं बनता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। और मैं बोलूंगा कि उसका डिफॉल्ट मन उसका वैसे पानी निकालने में ही ज्यादा इंटरेस्टेड है ओवरऑल। बट हाँ, बहुत ठंडा कर दोगी तो एलिमिनेशन नहीं भी होगा, ऐसा भी बात नहीं है। मैं तो बोल रहा था कि तुम्हें ठीक है सर। एग्जाम में मैं बोल रहा था तुम्हें, एग्जाम में क्या है ना, वो कभी कभी डेल्टा मेंशन नहीं करता है, तो तब भी उसका मतलब यही होता है कि गर्म है ही वो। अब बार बार बताएंगे नहीं बताएंगे, गर्म है, गर्म मान के चुपचाप आंसर निकाल दो, ये मतलब होता है। तो HSO4- से आप इसके पास का H निकाल लो, और फट से क्या बन जाएगा बताओ, इसका आंसर, ऐसा आंसर आ जाएगा भाई। तो जल्दी से ये छाप के नीचे की देखो चीज भर देता हूं कि H2SO4 कॉन्क इज बिहेविंग लाइक अ कैटलिस्ट। बोलो कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है पता है, पहले एक H+ दिया उसने, लेकिन पानी निकालने के बाद में वापस से एक H+ निकाल भी तो लिया, तो वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ओवरऑल देर इज अ लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, हेंस इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। ऑफ एल्कोहल। सही है युवराज, जग रहे हो ना बेटा। इग्नोर कर दिया युवराज ने, चलो, हाँ। जग रहे हो। सर नीचे वाले में रिंग एक्सपैंड होगा ना? नीचे वाले में एक्सपांड होगा, तो वही घिसे पिटे सवाल है यार, अब क्या ही बार बार उसको देखो, फिर से क्या कर दो भाई, पहले कार्बोकेटाइन बना दो और उसको एक्सपैंड कर लो, और अब बगल वाले कार्बन से क्या निकाल लो भाई वापस से।
हम्म तो मुझे बताओ, कॉन्ग H2SO4 H3PO4 परफॉर्म्स इवन ऑन अल्कोहल्स। ऐसे ही देखो, बार बार मैं इस क्वेरी को क्लियर कर रहा हूँ। पता है बच्चे, क्या होता है, अगर जैसे मैंने ऐसा CCOH ऐसे कुछ बना के दे दिया ना, तो हमारी इतनी आदत हो जाती है देखते देखते कि मैंने जैसे ही कॉन्ग HCl लिखा, एंड दे तुरंत स्टार्ट थिंकिंग के एसिड है, एसिड है, H2SO4 जैसा है, तो चलो चलो वही कर देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल एड्रेस करके यहाँ पे चीज लिखी हुई है। Kong H2SO4 or H3PO4 performs even on alcohols, whereas Kong HiHBr performs सिर्फ क्या बताओ? सब्स्टिट्यूशन। शेड्यूशन ही सब्स्टिट्यूशन। लगेगा। और उनका भी फर्स्ट चॉइस क्या होगा? SN1। और SN1 SN1। ना हो रहा हो, अगर पॉसिबल ही ना हो, तो क्या होगा? SN2। याद है ना वो लूकास का टाइम, इमीडिएट टर्बिडिटी, मतलब SN1, और टाइम लग रहा है तो SN2। हाँ सर। याद है ना विराज, याद है ना भाई? हाँ सर। तो बट बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, लेकिन है तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो प्रॉब्लम क्या है? इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं हम लोग, देखो। प्रॉब्लम ये है कि I माइनस Br माइनस एंड Cl माइनस, ठीक है, ये सब किसके कॉन्जुगेट बेसिस हैं बताओ? दे आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ क्या बताओ? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड। HI, HBr एंड HCl। एंड ये तीनों एसिड्स, ठीक है, ये तीनों एसिड्स, दीज एसिड्स आर टू स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं कि ये तीनों कॉन्जुगेट बेसिस जो हैं बताओ, दीज कॉन्जुगेट बेसिस आर वेरी वीक। ये इतने ज्यादा वीक कॉन्जुगेट बेसिस हैं दैट दे कैन नेवर एक्सेप्ट H+। H+। इनके सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये इतना घिनौना काम करेंगे। हाँ, सिंस दे आर एनायंस, ये एनायंस हैं, तो ये अपना चार्ज लूज करने के लिए क्या कर लेंगे बताओ? किस पे अटैक कर देंगे? किस पे अटैक कर देंगे भाई? चार्ज लूज करने का तरीका या तो H+ से आप C शिट साफ कर प्लस लो, पे। C+ पे अटैक कर देंगे। इसलिए ये क्या है श्रेया? ये दे आर गुड। जो C+ पे अटैक करता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो। तो दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल्स, बट नॉट गुड बेसिस। ये बेसिस नहीं है। तो आप कभी भी ऐसी हरकतें मत करना कि इससे एलिमिनेशन करवा दिया। समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। छाप लिया बच्चों? हेलो, हाँ। तो देखो जल्दी से ये दो एग्जांपल देखो, अपन कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इनफैक्ट दो तीन एग्जांपल इसमें हैं। जैसे पहला वाला तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कार्बोकटायन हो जाएगा, उसके बाद में क्या कर देंगे बच्चों बताओ? मिथाइल शिफ्ट कर देंगे। रीअरेंजमेंट। बिल्कुल सही बात है, रीअरेंजमेंट, है ना? और उसके बाद में क्या कर देंगे भाई? एलिमिनेशन। तो ये अल्फा H के यहाँ पे दो जो H लगे हुए हैं, इसमें से एक H निकाल दो और आंसर आपका ऐसा आ जाएगा। ये बहुत ही सुंदर आंसर हमारे पास में बन गया है। ये सब सुनिए, ये सब के सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, तो ये सारे रिएजेंट्स रिमूव वाटर मॉलिक्यूल।
लेकिन सबका मैकेनिज्म ये नहीं है। जैसे ये जो ऊपर के दोनों हैं, ये क्या फॉलो करते हैं, ये E1 फॉलो करते हैं, दे फॉलो E1। नीचे की E1 नहीं फॉलो करते हैं। जैसे नीचे वाला है, देखो बच्चों, सबने बनाया बच्चों ये ऊपर, नीचे वाला है भाई, देखो। तो तो क्या हो जाएगा बताइए, ये ऐसा ऐसा कार्बोकटायन। अब क्या करूं? रिंग एक्सपैंड। रिंग एक्सपांड। एक्सपैंड 1 एक्सपैंड। 2 3 एक्सपांड कर दिया, 5 मेंबर्ड रिंग आ गया, फिर प्लस बन वापस गया। रीअरेंज करके एक बार एक्सपैंड होगा। वाह, क्या बात। तो 1 3 बॉन्ड जोड़ दिया। देखो बच्चों, बड़ा लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा, देखो। फिर से एक बार रीअरेंज, और मेरे पास में पेंटागन के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, प्लस चार्ज। और फिर से एक बार रीअरेंज, और पेंटागन के बाहर क्या चला जाएगा बताओ, प्लस चार्ज। फिर से एक बार एक्सपैंड, और अल्टीमेटली ऐसा आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज। फिर से एक बार रीअरेंज, मतलब बंद ही नहीं हो रहा है, देखो ये। और आपके पास में ऐसा आ जाएगा, देखो ऐसा, प्लस चार्ज, और फिर से एक बार एलिमिनेशन। सबने छाप लिया भाई? देखो ये दो सवाल ऐसे, अच्छा अगर ये सवाल है, देखो नीचे वाला ये वाला सवाल है, ये आप घर पे करना, अपने लिए होमवर्क करना, मुझे दिखाना नेक्स्ट क्लास में। जैसे ये NO2 OH और CH3 और CHO है, ABCD। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताइए किसके प्रोपोर्शनल है? रेट किसके प्रोपोर्शनल है भाई? ओम बताओ ई भाई। प्लस स्टेबिलिटी। C प्लस स्टेबिलिटी। ओम आंसर बता दो जल्दी से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा भाई? टाइम लग रहा है, नीट बॉय जल्दी से आंसर बता दो। BCD है। चलो, पार्थ ने बोल दिया। सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका बन रहा है बच्चों? क्या बी तुम लोग कर रहे हो? बी का बन रहा है, क्योंकि कैसा इफेक्ट है बताओ बी का? प्लस R इफेक्ट है यार प्लस कार्बोकेटाइन, है ना? उसके बाद में सी, सी इसमें कैसा इफेक्ट है? प्लस H प्लस N। प्लस H प्लस I है। उसके बाद में डी, क्योंकि इसका माइनस R लेस माइनस आर है, सही बात है। और उसके बाद में ए, माइनस R माइनस आर ज्यादा है, है। ज्यादा माइनस आर है। बिल्कुल सही बात है। जल्दी से देखो नीचे वाले का आंसर, कुछ वर्क अराउंड करके बताओ भाई। मुझे पर्सनली थोड़ा व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज कर दो बच्चों। एक सवाल तो करो जल्दी से अच्छे से। सर रेजोनेंस करना पड़ेगा क्या? हाँ, करना पड़ेगा।
सही है, बनाया भाई, किसी का मैसेज नहीं आया मुझे। सर मैंने भेजा। हाँ भाई, अरहम का आया है। ठीक है, ठीक है। सर एक साइक्लोहेक्सेन और एक बेंजीन है ना चिपके हाँ, हुए। हाँ, हाँ भाई, प्रणव का सही है, अरहम का सही है, पार्थ का सही है, विराज सही है। ठीक है, कुछ लोगों ने भेजा है, देखो मुझे। सही है, सानिया का सही है। सर मैंने भी भेजा। ओम का, ओम का भी सही है। प्रणव का भी सही है। गुड, चलो बच्चों, देखो मैं बना देता हूँ उसको फट से। तो आपके पास में ये सब इतने सुंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो इतने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स की शुरुआत करते हैं, और प्लस प्लस, और फाइनली क्या हो जाएगा भाई, रिंग एक्सपेंशन। तो प्लस प्लस और रिंग एक्सपैंड करके 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, और प्लस, और अल्टीमेटली यहाँ पे पाई बॉन्ड। सबने छापा भाई? हाँ, श्रेया सही है, सही है। ठीक है, थर, गुड। यस, वेदांग, वेदांग पूरा नहीं बनाया तुमने। और ये सब फिनिश करके देखो, हम लोग फट से आते हैं बच्चों बायोमोलिकुलर रिएक्शंस पे। और मैं बस तुम्हारा 15 मिनट और लूंगा, 15 मिनट्स मात्र। हम लोग का बस चैप्टर ऑलमोस्ट देखो फिनिशिंग स्टेज पे है। मुझे बताइए कितने स्टेप्स हैं इसके अंदर? एक स्टेप। एक स्टेप, ठीक है। और क्योंकि इस एक स्टेप में आपके पास में अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड भी रहेगा, क्योंकि बायोमोलिकुलर है तो दूसरा कॉलिजन करने वाला कौन है, बेस भी रहेगा। बेस। सॉरी, टू नहीं आएगा, वन, इसलिए 1+1 वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। इसलिए इसका नाम क्या है संस्कृति, बायोमोलिकुलर। इंटरमीडिएट फॉर्म होगा कि नहीं होगा, नीड बॉय? नहीं। नहीं। नहीं होगा सर। हाँ, नहीं होगा, नो, नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ बच्चों, हाँ, जिसका नाम लूं वो बताया जरा, बाकी लोग सो गए। हेलो कीर्ति, गुड इवनिंग बेटा। अभी गुड नाइट नहीं है। रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा कीर्ति? नहीं आया। रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा सानिया? नहीं होगा। नहीं होगा। अब अब एक प्रॉब्लम का फेस करने वाले हैं हम लोग, जो नहीं बहुत। होगा सर। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ, सुना सुना, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इतना लिख के बच्चों, मुझे तुम्हें नीचे का पार्ट जो पढ़ाना है, उसके लिए क्या है कि अ, मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखाना चाहता था, मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखाना चाह रहा था ई टू रिएक्शन का। खो गया शायद मुझसे, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बिना एनिमेशन के सीखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर अगर ई टू रिएक्शन में देखो बच्चों, एक बार जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ई टू रिएक्शन में सपोज ये मेरा एक्स है, ये हमारा लीविंग ग्रुप है,
और ये मेरा उसके पास वाला H है, और मुझे इसको एज अ H प्लस रिमूव करना है और इसको एज अ X माइनस रिमूव करना है, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आना शुरू हो जाएगा बताओ। अगर ये X माइनस बनेगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा बताओ, बोलो बच्चों। प्लस प्लस। प्लस और होगा। अगर ये H प्लस बनेगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा भाई? माइनस। 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 तो ये प्लस माइनस मिलके जुड़ के अल्कीन बना देंगे। इतना मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। जिस कार्बन पे X लगा होता है उसको बोलते हैं कौन सा कार्बन बच्चों? अल्फा। यहाँ अल्फा लिख देना। और उसके पास वाले कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? बीटा। बीटा। अब मुझे बताओ कि अगर ये एक ही स्टेप में होने वाला है, ठीक है ना, तुम्हें नोट नहीं करना, तुम्हें पहले सुनना है सिर्फ। सिंस वी हैव हाउ मेनी स्टेप्स? वी हैव वन स्टेप। वन स्टेप। इसका मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, इस एक स्टेप के अंदर, ठीक है, आपको X को माइनस बना के रिमूव करना है, एट द सेम टाइम H को प्लस बना के रिमूव करना है, और एट द सेम टाइम C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, इस डबल बॉन्ड के बनने के लिए मुझे बताओ, आपको ये बच्चों ये बात याद है कि दोनों एटम्स जो हैं उनका जो p ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के पैरेलल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए बताओ। हाँ सर। अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल रहने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन ने जिस 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 ऑर्बिटल से, ठीक है, ये X के साथ बॉन्ड बनाया है और जिस ऑर्बिटल से उसने H के साथ बॉन्ड बनाया है, जब यही दोनों ऑर्बिटल्स कार्बन के फ्यूचर में आपस में ओवरलैप करने वाले हैं, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स को कैसे रहना पड़ेगा बताओ बच्चों। ये H ओवरलैप कर रहा है, X ओवरलैप कर रहा है, आपको इन दोनों ऑर्बिटल्स को पैरेलल रखना पड़ेगा, तभी ये पाई बॉन्ड बना पाएगा उसी स्टेप में। अगर ये टेढ़े मेढ़े रहे तो ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब इनके पैरेलल, ये थोड़ा सा देखो ज्यादा ज्यादा थिक हो जाएगा तुम्हारे लिए, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। इनके पैरेलल रहने के दो तरीके हैं। या तो ये H जिस साइड है उसी साइड में X रहे, ठीक है, दे बोथ आर ऑन सेम साइड। और दूसरा तरीका एक और है इनके पैरेलल रहने का, और वो क्या तरीका है बताए? वो तरीका ये है कि जिस साइड X ओवरलैप बना के बैठा है, ठीक है, इसके पीछे छोटा सा एक लोब रहता है एंटी बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग याद है बच्चों? एक बड़ा लोब रहता है, पीछे एक छोटा लोब रहता है। हाँ सर। और इसी के एग्जैक्टली क्या रहे बताओ, अपोजिट साइड में ऐसे नीचे की तरफ एक क्या रहे बताओ, बड़ा लोब H का, और एक छोटा लोब किसका बताओ? इसका, एंटी बॉन्डिंग का। इन दोनों में पाई बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि इसका छोटा लोब और ये बड़ा लोब अगर पैरेलल हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या है ना, अंदर ऑर्बिटल के अंदर मोशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा ओरिएंटेशन अगर हो बच्चों जिसमें ये दोनों सेम साइड में हो लेकिन फिर भी एक प्लेन में हो, एक प्लेन में है बट सेम साइड में है, तो नहीं और होता। और ऐसा ओरिएंटेशन हो जिसमें ये दोनों एक प्लेन में रहें, लेकिन क्या रहें बताइए? लेकिन अपोजिट साइड में रहें। इसके दो नाम रहते हैं। इसका नाम होता है बच्चों सिन पेरीप्लेनर, सिन पेरीप्लेनर, और इसका नाम होता है बच्चों एंटी पेरीप्लेनर। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर मैकेनिज्म है? खैर तुम नहीं बता पाओगे, शायद तुम्हें समझ में आया भी कि नहीं आया मुझे ये भी नहीं पता है, मेरी बात। सर एंटी सेम होगा पेरिप्लेनर। ना? सर एंटी। एंटी पेरिप्लेनर सर। एंटी पेरीप्लेनर होगा। संस्कृति शायद बोल रही है, कौन? श्रेया बोल रही है, किसकी आवाज थी बच्चों पता नहीं मुझे। तो मैंने सेम बोला था गलती सिन से। बोला था। पार्थ बोल रहा है कि सर एंटी होगा। एंटी प्लेनर मैंने बोला सर। हाँ, प्रणव ने बोला कि एंटी है। सही बात है, ठीक है। और तुम दोनों अपना रीजन, अगर बाकी तो लोग चलो बैठे हैं आज दर्शकों की तरह हमारे बीच में, तुमने पार्थ एंटी क्यों बोला? सर उसमें स्टीरियो नहीं होगा। अच्छा, प्रणव तुमने एंटी क्यों बोला? क्योंकि वन स्टेप में होने के लिए बेटर, मतलब ये पोजीशन बेटर है। बेटर क्यों है? तो कुछ उसके पीछे तुम सोच रहे हो, रीजन है ऐसा सर इस बात? वो पाई बॉन्ड बनते ही जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा वैसे ही X माइनस और H प्लस दोनों आ जाएंगे।
अच्छा ठीक है चलो। हाँ संस्कृति, आपने सिन क्यों बोला? सर वो दोनों सेम साइड पे रहेंगे तो लाइक जल्दी हो सकता है। जल्दी हो सकता है। अच्छा, और हाँ। किसी को कुछ बोलना है बच्चों? सर सिन में एच एक्स जल्दी बनेगा ना। सिन में एच एक्स जल्दी क्यों बनेगा? अच्छा, एच और एक्स दोनों सेम साइड पे हैं इसलिए हाँ, ऐसा ऐसा। अच्छा ठीक है। अच्छा प्रणव, मैं तुम्हारी बात से स्टार्ट करता हूँ। तुम्हें पता है प्रणव, मुझे एच एक्स बनाना ही नहीं है, ठीक है? बिकॉज एक्चुअली ये काम कौन कर रहा है पता है प्रणव? ये काम कौन कर रहा है बच्चों? इसमें अभी तक एक आदमी की एंट्री तो बाकी ही है। ये तो आपने सिर्फ किसका पिक्चर देखा है बताओ अभी तक? सिर्फ आर एक्स का। और आर एक्स के साथ भिड़ने के लिए कौन आने वाला है बताइए? बेस। बेस। और अब होती है एंट्री बेस की। तो मुझे बताओ, इस H प्लस को रिमूव कौन कर रहा है बताओ? बेस। एक हाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस कर रहा है कि नहीं कर रहा? मुझे बताओ, बोलो। सर। हाँ। और मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस ही तो एच प्लस कैसे निकल जाएगा कार्बन से अपने आप? फोकट में थोड़ी एच प्लस निकल जाएगा, कोई छीनेगा उस एच प्लस को तभी तो निकल के जाएगा वो। पिछले केस में भी एमईओएच डेल्टा में पहले एक्स निकलता था, बट नेक्स्ट स्टेप में तो एमईओएच वीक बेस की तरह आता था ना उसको ले जाने के लिए। एच प्लस वो दुल्हन है जो जाएगी शर्मा शर्मा के, कोई तो ले जाने वाला चाहिए उसे। समझ रहे हो? तो या तो भाई ऐसा चाहिए कोई जो जबरदस्ती उसे घसीट के बाहर लेके जाए, तो ये बेस स्ट्रांग है, ये घसीट के बाहर तो लेके जाएगा भाई उसे। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने ये वाला मैकेनिज्म लिया, पहला वाला, तो बेस अपना होता है स्ट्रांग। और स्ट्रांग बेस मतलब उस पे चार्ज क्या रहेगा बताइए? उस पे चार्ज, स्ट्रांग बेस पे पता माइनस। नहीं माइनस। क्या है, माइनस चार्ज रहेगा। और इस माइनस चार्ज को, जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है अभी, इस माइनस चार्ज का बताओ अपना एक फील्ड रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? माइनस माइनस रिपेल होगा। हाँ। स्टेरिक हिंड्रेंस। अब जो है मुझे बताओ, ये एक्स जो निकल के भागने वाला है, ये क्या चार्ज लेके भागने वाला है बताओ? नेगेटिव। माइनस माइनस। चार्ज नेगेटिव। लेके। तो माइनस। इस एक्स के नेगेटिव और इस बेस के नेगेटिव को, अगर अच्छा अगर एच सेम साइड है तो उसे लेने के लिए बेस को भी उसी साइड से आना पड़ेगा, एच के ऊपर से। और एच के ऊपर से आएगा तो डेफिनेटली बेस को बहुत भारी बदबू होने वाली है, क्योंकि आने वाली है एक्स के नेगेटिव चार्ज की एक्स वजह की। से। हाँ। इसलिए बेस क्या करेगा पता है? बेस इस सिग्मा बॉन्ड को बोलेगा कि भाई तू पहले घूम। जब तेरे को बॉन्ड ही बनाना है एक स्ट्रोक में, तो कम से कम मैं कहां से आऊंगा भाई? नीचे से आऊंगा, अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड से आऊंगा, तो कम से कम मेरे बेस का जो नेगेटिव चार्ज का फील्ड है वो तुझे अच्छा लगता है, तो कम से कम हम इससे तो बच जाएंगे। जो इसका नेगेटिव चार्ज का फील्ड है, इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखें, आज से हमने क्या सीखा कि ये वाला मैकेनिज्म क्या नहीं होता है, और ये वाला मैकेनिज्म होता है। तो इसलिए E2 पर के मैकेनिज्म एकदम ही नहीं होता कि माइनर में होता है। एकदम ही नहीं होता है एक्चुअली। मैं फिर बोलूंगा संस्कृति, थोड़ा बहुत होता है, बट मत पूछो अभी ना, हमारे पोर्शन में है, हमारा मेंटल बैलेंस भी खराब होगा। बट एग्जांपल्स हैं अपने पास में नेचर में ऐसे, जिसमें सिन पेरिप्लेनर E2 के अंदर होता है। इसका आंसर ये है संस्कृति, कि अगर तुम उसे बिल्कुल ही लॉक कर दो और घूमने का मौका बिल्कुल जीरो कर दो, एकदम डेड लॉक फंसा दो, चोक कर दो उसे तुम, तो उस केस में चला भी जाता है। ठीक है चलो, थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ेगा बट हो जाएगा। बट वो हमारे पोर्शन के वो केसेस इतने अजीब और अलग हैं कि हम नहीं नहीं करते हैं हम लोग उसे। ठीक है सरस्वती? हाँ सर। ठीक है, बहुत रेयरली होता है। तो इसलिए मुझे बताओ जल्दी से। हाँ, ये वाला कार्बन क्या हो गया बीटा, ये वाला कार्बन क्या हो गया अल्फा। और अब मैं इसको पहले एंटी कन्फर्मर में बना लेता हूँ, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, मैकेनिज्म एंटी पेरिप्लेनर। तो मैंने देखो तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ एक्स और यहाँ एच कर दूं, तो मुझे बताओ ये सेम प्लेन में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, यस तुम्हें बस सर। क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ और यहाँ ग्रुप भरना है, यहाँ और यहाँ ग्रुप भरना है। समझ रहे हैं आप बच्चों? जल्दी से देखो। अब तुम्हें, देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम इसे सामने से देखोगे तो तुम्हें ये ऐसा नजर आएगा। देखो ये फ्रंट कार्बन हो गया, देखो बच्चों, और ये बैक कार्बन हो गया, देखो बच्चों। बोलो है कि नहीं?
ये फ्रंट और बैक कार्बन हो गया। हाँ सर। और अब एक ही स्टेप में क्या होगा बताओ, ये H धीरे धीरे क्या हो रहा है बताओ, टूट रहा है। ये X धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है। ऊपर से बेस आ रहा है, बताओ बेस, वो बेस धीरे धीरे किसका बॉन्ड लेके जा रहा है, किसको बॉन्ड बना रहा है, H को। और जो तुमने ग्रुप्स यहाँ यहाँ भरे हैं, ये तुम्हें सब अभी भरने हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ यहाँ जो तुमने ग्रुप्स भरे हैं देखो, ठीक है। फाइनली क्या होगा बताओ बच्चों, ये दोनों ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, देखिए देखिए बच्चों, सब कुछ रोक दीजिए, पेन रोक दीजिए, देखिए यहाँ देखिए, ये दोनों ग्रुप्स क्या हो जाएंगे बताओ, ऐसे नीचे की तरफ बेंड करेंगे और प्लेन में आ जाएंगे। और ये दोनों ग्रुप्स क्या करेंगे बताओ बच्चों, ऐसे ऊपर की तरफ बेंड करेंगे और प्लेन में आ जाएंगे। और सारे ग्रुप्स इवेंचुअली क्या होंगे बताओ, एक प्लेन में आ जाएंगे, इस प्लेन में आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप अभी तुरंत, जैसे आपने अभी प्रीवियस एग्जांपल्स मुझे भेजे थे कुछ बच्चों ने, जैसे अभी आप तुरंत इन सब ब्लैंक जगहों पे क्या भरें, क्या भरें, ये R1 R2 R3 R4 जल्दी से फिलअप करें। और फाइनली R1 R2 R3 R4 इस आंसर में कैसे आ रहा है मुझे लिख के बताएं। सर जल्दी से ये भेज दिया। R1 R2 R3 R4 से सर भर के भेज बताएं। दिया। भेज भेज दिया दिया। सर। हाँ, हाँ। तो नरूला का आंसर सही है, प्रिंस का आंसर सही है भाई, पार्थ का आंसर सही है भाई, पार्थ का आंसर सही है भाई। फिर अथर्व, अथर्व तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन लास्ट आंसर तो दिख ही नहीं रहा है बेटा, बाकी सब तो सही है। चलो, बाकी सज्जन ध्यान भेजो भाई, भवेश आईपैड। हाँ अथर्व सही है, यस। परलीन है, परलीन तुम्हारा पहला डायग्राम सही है। परलीन तुमने सब जगह नहीं भरा है, तुमने सिर्फ नीचे की तीन में भर के भेज दिया। सुनो परलीन, तुमसे छोटी सी मिस्टेक हुई है, तुम सब जगह भरो, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या मिस्टेक हुई। ओके वेट वेट ओके। किसी से कुछ मांगिए मत, किसी को सपोर्ट मत दीजिए, अपने आप करके भेजिए। आपको सीखना है ना, वो अपने आप ही होगा, वो आपसे करना जरूरी है। वेदांग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अगेन तुम भी वेदांग सेम सेम दिक्कत कर रहे हो, तुम सब जगह भर के नहीं भेज रहे हो। समर्थ मेरे पास में सही है, सही है, सही है। समर तुम्हारी साइड डायग्राम सही है, तुम्हारा लास्ट डायग्राम समर देखो, मैं बताता हूँ क्या गलती हो गई है, एक बहुत फंडामेंटल मिस्टेक है समर। समर तुम सुन रहे हो ना? हाँ सर, मैंने वो अभी देखा कि वो मैंने R1, वो जो बॉन्ड है उसके बाद R3 है, तो R2 की जगह R3 या फिर R4 आएगा। हाँ दोबारा वो करके अभी देखो। हाँ वही सर, अभी करते हैं। हाँ, प्रणव सही है, बीच के स्टेप्स क्यों नहीं भर के भेज रहे हो? हाँ, जयश्री, निधय, हाँ निधय भेजो, निधय ना। हाँ प्रणव, ठीक है प्रणव। एक्चुअली क्या है ना, देखो तुम्हारा आंसर सही है प्रणव, बट तुम्हारा मुझे लग रहा है सारे सारे इमेजिनेशन है ना, वो थोड़े उल्टे चल रहे हैं। मतलब मैं जहाँ 1 सोच रहा हूँ, तुम वहाँ 3 सोच रहे हो, अपना अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया है। बाकी लोग आंसर नहीं आया बच्चों, चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। कीर्ति, नीट बॉय, प्रियल, कनिष्का, विराज, युवराज, अनिमेश, अरहम, सब सो रहे हैं। सर R1 के नीचे अच्छा, R4 नीट है। बॉय तुम ही हो, अच्छा ठीक है ठीक है। क्या बोल रहे हो बेटा? R1 के नीचे R4 है और R2 के नीचे R3 है। R1 के नीचे R4 है, R2 के नीचे R3 है, हाँ सही है। तो सर एकदम मिनिमम। R3 के नीचे R2 है ना, R2 के नीचे R3 नहीं। अरे वो तो एक ही बात है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते ना तुम, क्योंकि R1 के बगल में R2 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? नहीं नहीं सर, R1 एंड R2 सेम साइड पे रहेंगे ना।
हाँ हाँ, वो तो रहने ही पड़ेंगे। देखो तुम गलत ये तो कर ही नहीं सकते ना, ये तो एक कार्बन से बॉन्डेड है ना, उनको तोड़ना तो इम्पॉसिबल है। देखो जैसे मैं जानता हूँ, देखो देखो, नरुला नरुला बोल रहे हो ना? सर हाँ सुनो सर, सुनो सुनो उसने सुनो विराज ने सुनो सुनो बोला सुनो। R4 के नीचे R1 और R2 के नीचे R3, तो वो तो होएगा ही नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, उसने R1 नीचे R4 बोला, मुझे लगा। हाँ सर मैं वही बोला मैं। मैंने गलत सुना था, मैंने हाँ हाँ। गलत सुना, सॉरी। हम्म। तो चलो देखिए बच्चों। हाँ हाँ भाई, नहीं, सही है सही है सही है। तो चलिए, खैर काफी लोगों ने काफी कुछ समझ भी लिया है। R1 और R2 इधर आएगा, और ये अंदर R4 और बाहर R3 हो जाएगा ना। प्रणव, जो दूसरा वाला प्रणव है, मैं उसके लिए ये बोलूंगा, प्रणव इसका मतलब होता है जनरली प्रणव अंदर, और इसका मतलब होता है प्रणव जनरली बाहर। समझे क्या मेरी बात तुम? हाँ सर। इसलिए क्या है ना, इसलिए R4 R3 यहाँ पे उल्टा किया, और अब इसको तुम देखोगे तो तुम्हें ये R2 R1 नजर आएगा, और R4 R3 नजर आएगा, और यहाँ पे मेरे पास R4 R3 नजर आएगा, और यहाँ मेरे पास R1 R2 नजर आएगा। सही है। और यहाँ मेरे पास R4 R3 नजर आएगा, और मेरे पास R1 R2 नजर आएगा। फाइनली ऐसा बन जाएगा। देखिए सबने भर लिया। ये एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म। ठीक है। हाँ चितली, मिला मुझे। गुड। तो वेदांत, तुम्हें गलती समझ में आई ना अपनी? तुम R3 R4 को स्विच नहीं कर रहे हो, वो उल्टा घूम के जाएंगे तो स्विच हो जाएंगे। सर नहीं समझा क्या, नहीं आप समझे? एक बार रिपीट कर सकते हो? देखो वेदांत, तुम अपना डायग्राम देखो बेटा, ये वाला, और मेरा डायग्राम देखो। देखो इसका ऑर्डर अलग अलग है आपका, तुम समझ रहे हो? ओके सर, समझा। इसका वो ऑर्डर आर क्यों थ्री अलग की अलग जगह है? पे R4 लिखा है। हाँ, क्योंकि देखो ऐसा हो रहा है ना बेटा, मैं इसको स्टीयरिंग व्हील की तरह घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ऐसे। हाँ सर, वो मैंने पहला डायग्राम नहीं देखा था। हाँ, तो उससे सब कुछ डिपेंडेंट है ना। ओके सर, ओके। तुम्हें समझा ना क्या डिफरेंस हो रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो ये चीज करने के बाद में बस आज का लास्ट पेज देखो, बस ये देख लो बच्चों कि क्या प्रॉब्लम है, बताइए। कि मुझे बताओ, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन कौन सा ओरिएंटेशन? एंटी पैरेलल। ऑलमोस्ट ऑलवेज संस्कृति, इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर। हाँ सर। ठीक है, इसी कंफर्मेशन में हम लोग करवाते हैं। इन स्पेशल केसेस, देखो संस्कृति मैंने लिखा है, इन स्पेशल केसेस अपन किस में करवाते हैं, लेकिन मैं इसे हाईलाइट नहीं करूंगा। सिन पेरिप्लेनर में करवाते हैं, बट मत करो तुम। ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड कैन हैपन इंस्टेंटेनियसली बिटवीन, क्या बताओ, अल्फा बीटा कार्बन एंड लोन पेयर ऑफ वन कार्बन। किस कार्बन पे लोन पेयर है पता है? बीटा कार्बन बीटा। पे। सही बात है। इमीडिएटली एंटर्स एम्प्टी ऑर्बिटल एट अनदर, कौन सा कार्बन? अल्फा। अल्फा। हम्म। एंड इससे एक बात और हो जाती है, टू मिनिमाइज रिपल्शन। किसके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाता है बताइए? बेस और लिविंग ग्रुप। बिटवीन बेस एंड लीविंग ग्रुप। और ये सबने लिख लिया। और ये होने की वजह से सुनिए, मुझे बताओ, इसका इसका जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, इस ट्रांजिशन स्टेट में ये देखिए, इसके अंदर अल्कीन लाइक बिहेवियर, डबल बॉन्ड आने की वजह से अल्कीन लाइक बिहेवियर है।
और अगर मैं ये बोलूं कि मुझे E2 फास्ट करना है, क्या फास्ट करना है बताइए बच्चों, E2 फास्ट करना है, तो अब अपन आज के आखिरी पॉइंट पे आते हैं, नंबर 1 पे, जिसमें मेरी शक्ल बनी हुई है बच्चों, देखिए, ये देखिए, दिस इज गोइंग टू सेट अ वेरी बिग चेंज इन आवर लाइव्स। हमने आज तक बताओ क्या सीखा बच्चों, मुझे बताओ, हमें आज तक ये समझ में आया ना, बताओ कि SN1 और E1 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, बताओ, सिमिलर है कि नहीं? और इससे हम क्या उम्मीद करते हैं, मुझे बताइए, SN2 किसके जैसा होगा, बताओ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट E2 के जैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पे वही लेकिन सीख नहीं रहे होता हैं। सर। हाँ, लेकिन नहीं होता, हम लोग वही सीख रहे हैं कि क्यों नहीं होता। ठीक है, और उसके लिए देखिए, मुझे बताओ, ट्रांजिशन स्टेट हैज पाई बॉन्ड कैरेक्टर, ट्रांजिशन स्टेट का पाई बॉन्ड कैरेक्टर हाँ है, और उसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इट शोज अल्कीन लाइक बिहेवियर, क्योंकि उसकी ब्रांचिंग क्या है बताइए, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना अल्फा एच ज्यादा होगा, बोलिए, क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अल्कीन लाइक बिहेवियर है, अल्कीन के अंदर ब्रांचिंग बढ़ता है तो अल्फा एच बढ़ता है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है बताइए, बढ़ती है। बढ़ती है। एंड इसलिए हाइट ऑफ हम्प क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ने से, डिक्रीज करेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा भाई रिएक्शन का, बढ़ेगा। बढ़ेगा। इसलिए इसलिए मुझे बताइए, E2, डिग्री में ज्यादा होगा। हाँ, E2 में क्या डिग्री पसंद है बताइए, 3 डिग्री। 3 डिग्री, more than 2 डिग्री, more than 1 डिग्री, दैट इज अ बिग सरप्राइज, तो SN2 दैट इज का अ बिग उल्टा है। सरप्राइज। हाँ, क्योंकि ये SN2 का डिग्री का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि SN2 में क्या ऑर्डर था भाई, क्राउडिंग की रीजन वन थी, डिग्री टू 1 डिग्री, डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री। 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री था। अब SN1 में और E1 में दोनों में ही क्या था बताइए, थ्री C थ्री डिग्री प्लस, टू डिग्री डिग्री टू 1 डिग्री। डिग्री 1 डिग्री। हाँ, C प्लस की स्टेबिलिटी की वजह से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसका मतलब है तो मामला उल्टा ही हो गया, कि E2, E1 और SN1 तीनों को सेम डिग्री का ऑर्डर चाहिए, लेकिन SN2 को ये डिग्री का ऑर्डर चाहिए, ये नोट कर लीजिए, इसके आगे हम नहीं चल रहे आज, मैंने बहुत टाइम लिया आपका। सर उसका रीजन क्या रहेगा कि 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री? किसका, E- E1, E2 का, है ना, E2 का ना। हाँ हाँ। हाँ, E2 का रीजन ये है बेटा, क्योंकि जो चीजें टू स्टेप में होती हैं, जैसे जैसे SN1 और E1 टू स्टेप में होते हैं, तो बीच में इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटायन, तो तुमने कार्बोकेटायन के हिसाब से बोल दिया कि ये RDS था, तो इसका स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी हो जाएगा, इसका जो स्टेबिलिटी है रिएक्शन का रेट हो जाएगा, है ना। लेकिन जो चीजें वन स्टेप में होती हैं, जो होती है कितने स्टेप्स में है, वन स्टेप में ही होती है। अब वन स्टेप में होने वाली चीज के लिए तुम किसका स्टेबिलिटी बताओगे, जो इंटरमीडिएट होता है उसका स्टेबिलिटी बताओगे ना, सॉरी, जो अच्छा। जो सॉरी 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 जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसका स्टेबिलिटी बताओगे ना। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है एलिमिनेशन का, ये ट्रांजिशन स्टेट, उसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर रहता है हाँ, इसलिए। इसके अंदर पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये सिमिलर टू क्या है, दिस इज बीइंग ट्रीटेड सिमिलर टू अल्कीन ओनली, तो ये अल्कीन है और ये, इन दोनों को अपन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम मान के सॉल्व कर रहे हैं, कि ये स्टेबल रहेगा, देखो ऐसे सोच सकते हो प्रणव, अगर ये स्टेबल रहेगा तो इसको नीचे लेके जाओगे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, बताओ, कि जितना नीचे ये जाएगा अपने साथ साथ उसको भी लेके जाएगा ना, बताओ। हाँ तो तुम अगर इसको नीचे ड्रैग करोगे तो ये भी तो, हम भी तो नीचे ड्रैग करेगा, तो रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। सर। समझे क्या बच्चों, आपने प्लेन वाला एक्सप्लेनेशन दिया तो वो कैसे लिखूं? फिर से बोलो, हाँ। वो
जो प्लेन वाला एक्सप्लेनेशन आपने दिया तो वो हाँ। नोट है क्या? इसको अगर इस एंगल से देखोगे, यहाँ पे आंख रख के अगर देखोगे तुम, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा भाई, कि ये x के इधर R2 है और ये R1 है और ये R3 है और ये R4 है, ठीक है, और ये R4 है, और ये x का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है और h का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है, और x वाला जो है ये R2 है और ये R1 है और ये R4 है और R3 है, ठीक है। तो तुमने इसमें से x और h निकाल लिया, और निकालने के बाद में क्या किया तुमने, इन दोनों को कंप्रेस कर लिया, नीचे ले आए, इन दोनों को क्या कर दिया, ऊपर करके कंप्रेस कर दिया, 2 डायमेंशनल बॉन्ड बन गया ऐसा, ठीक है, 2 डायमेंशनल बॉन्ड बन गया। तो क्या हो जाएगा भाई, ये R3 और R4 इधर आ जाएगा और R2 और R1 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ऐसा हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो एक फिक्स स्टीरियो केमिस्ट्री से एक फिक्स स्टीरियो केमिस्ट्री आ रही है, इसलिए ये स्टीरियो स्पेसिफिक। बोलो E2 में क्या खास होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब वो तुम्हें किस फॉर्म में दिखाई देगा? हाँ, देखो ना, उसका हिंट ही होगा कि वो एनायन दिखाई देगा तुम्हें। हाँ, सही बात है। और क्या, और कुछ खास है कि हो गया उस काम? हाँ, इसके अलावा हीट दे दिया जाए तो अच्छा है ना भाई। ये दोनों नहीं, वन स्टेप तो तुम जानते हो आशीष। सुनो भाई, तुमको वो क्या देगा, वो थोड़ी लिख के देगा वन स्टेप है, वो तुम्हें क्या लिख के देगा जिससे तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो है। अच्छा, वैसे बताओ E1 में क्या होगा ऐसा? E1 में क्या होगा जो सबसे अलग हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? E1 में वीक बेस रहता है। वीक बेस रहेगा, मतलब वीक बेस का मतलब तुम्हें, हाँ, तो तुम्हें वो वीक बेस नहीं लिख के देगा ना, तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि वो वीक बेस है? तो वो न्यूट्रल, जनरली न्यूट्रल रहेगा। और इसके अलावा और क्या दिखाई देगा तुम्हें? सर वो हीट हीट प्रोफाइल। दिखाई देगा। हाँ, हीट दिखाई देगा। अच्छा, SN1 में क्या दिखाई देगा बताओ? सही बात है। हाँ श्वेता, हाँ, न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा, हाँ कि माया, वो वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो जनरली वो कैसा रहेगा बताओ? न्यूट्रल। और हीटिंग नहीं रहेगा, बस इतना रहेगा। और SN2 में क्या दिखाई देगा तुम्हें? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जनरली एनायन, और हीटिंग नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं रहेगा। तो ये चार चीजें जो है, ये चार चीजें हम लोग को हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तुम चाहो तो इसमें एडिशनली नोट कर सकते हो। हाँ भाई, लिखा देखो। अच्छा, जैसे मैं इसमें और नीचे देखो आता हूँ, तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं और ये सारे पॉइंट्स हैं, रेट के पॉइंट्स हैं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का पॉइंट था, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होती है। इसका जो है पॉइंट क्या था कि अगर तुम आइसोटोप चेंज कर देते हो तो इससे रेट जो है वो इफेक्ट हो जाता है, रेट अफेक्ट हो जाता है, ये पॉइंट था। तो भाई गाइस, आइसोटोप चेंज करने पे रेट क्या हमेशा इफेक्ट होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। हाँ हाँ रोहन, हम जो है अभी देखते हैं। ओके, एक मिनट रुको रोहन, ठीक है। तो आइसोटोप चेंज करने पे एक्चुअली कभी कभी रेट इफेक्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में एक E2 का, ठीक है, एक जो है एग्जाम्पल है। तो E2 में क्या होता है, जो इसका RDS है गाइस, E2 में वो RDS ये है कि नहीं बताओ? दिस इज द RDS, ये एक्चुअली RDS हो रहा है, ये एक्चुअली सिंगल स्टेप है। ये X था, ये H है, ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन में है, देखो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के लेकिन पैरेलल है, ठीक है। और X जो है वो निकल रहा है X माइनस बन के, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा माइनस आ रहा है, ठीक है। H जो है वो क्या कर रहा है बताओ? वो, ठीक है, वो एक्चुअली बेस
उसको लेने आया है, से अब्जॉर्ब हो रहा है। ये वाला सिग्मा बॉन्ड इसकी तरफ जा रहा है, तो यहाँ डेल्टा माइनस आ रहा है, उस पर डेल्टा प्लस आ रहा है, और ये माइनस और प्लस मिलके क्या बनाने वाले हैं, बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि H का निकलना, H का H प्लस बनना और X का X माइनस बनने का स्पीड सेम होना चाहिए, तभी दोनों तुरंत प्लस और माइनस चार्ज बना पाएंगे। तो इसका मतलब किसी ने भी देखो ध्यान से देखो, किसी ने भी दोनों में से किसी ने भी निकलने में अगर डिले किया, लेट किया किसी ने भी निकलने में, तो इन दोनों का काम डिले होगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो अगर मैंने H को हटा के D लगा दिया, ठीक है, तो बेस को D को तोड़ने में टाइम लगेगा, और जब तक D टूट के यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं देगा, तब तक ये C माइनस इसको प्लस को पाई बॉन्ड नहीं देगा, तब तक वो X को छोड़ेगा नहीं उधर जो जाने के लिए। तो इनडायरेक्टली क्या है कि D को निकालने में जो लेट हुआ है, उसकी वजह से ओवरऑल रिएक्शन का जो सिंगल स्टेप है ये स्लो हो जाता है। R2 R1 में R1 R2 से बड़ा है, ठीक है, R1 R2 से बड़ा है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ E1 एंड E2, अच्छा E1 में क्यों रेट इफेक्ट नहीं होता? E1 में रेट इसलिए इफेक्ट नहीं होता बिकॉज उसके अंदर दो स्टेप में ये काम होता है, पहला स्टेप और फिर ये C प्लस बना, और दूसरा स्टेप उसके अंदर क्या है कि H प्लस हटा। तो पहला स्टेप जो है, जब CX से तुमने C प्लस बनाया, तो इसके जो पीछे यहाँ पे H लगा था, और CX से तुमने C प्लस बनाया, इसके पीछे यहाँ पे D लगा था। तो क्योंकि तुमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा नहीं है, इसलिए क्या है, सॉरी यहाँ पे X है, तोड़ा नहीं है, तो दोनों में तुमने CX बॉन्ड तोड़ा है RDS के अंदर, इसलिए CH और CD बॉन्ड का कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। कौन से मैकेनिज्म में गाइस? E1 मैकेनिज्म में आइसोटोप चेंज करने का, H और D को चेंज करने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आई ना? E2 में पड़ता है, E1 में नहीं पड़ता है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन क्या है भाई? एक्सप्लेनेशन ये है इसका कि E2 में CH बॉन्ड टूटना RDS में है, और E1 में CH बॉन्ड टूटना RDS में नहीं है। बोलो भाई ठीक है? अच्छा, और E1 और E2 में दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है पता है? CX बॉन्ड टूटना दोनों में कॉमन है। तो E2 में भी CX बॉन्ड टूटना RDS में है, और E1 में भी CX बॉन्ड टूटना RDS में है। दोनों में CX बॉन्ड टूटना RDS है। इसलिए अगर तुम X चेंज करोगे, F या Cl या Br या I, अगर X चेंज करोगे तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एलिमेंटल इफेक्ट। काइनेटिक एलिमेंटल इफेक्ट ये बोलते हैं। तो अगर एलिमेंट चेंज करोगे तो क्या होगा गाइस? अगर जो है एलिमेंट चेंज करोगे तो क्या होगा? तो उससे स्पीड इफेक्ट होगी ऑब्वियसली। तो वो दोनों में इफेक्ट होगी? हाँ, दोनों में इफेक्ट होगी, ठीक है, वो दोनों में इफेक्ट होगी। अच्छा, E2 इज डैश बट E1 इज डैश। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देखो मैं ये देता हूं कि वो स्टीरियो और रीजियो और इन सब का देखो इशू है यहाँ पे। तो देखो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बताता हूँ, CH3 CH प्लस CH2, आई एम सॉरी, CH और CH3 और CH3। तो थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, CH2 और CH3। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वो यहां से चूज करता है 1 कि यहां से चूज करता है 2, ठीक है? ये क्या है? स्टीरियो सिलेक्टिविटी की रीजियो सिलेक्टिविटी? रीजियो सिलेक्टिविटी। तो इस 1 वाले से एक्चुअली ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH ये और ET Me, और 2 वाले से ये बनता है CH3 और CH और डबल बॉन्ड और C पे H C पे CH3 और ET, ऐसा कुछ बनता है। तो इसलिए रीजियो सिलेक्टिविटी में जो दो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनमें आपस में प्रेफरेंस होता है कि इसका अल्फा ज्यादा है, ठीक है, तो ये चीज ज्यादा बनेगी, ये एक्चुअली प्रेफरेंस होता है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं गाइस? सिडजेफ और हॉफमैन, ठीक है? तो इसलिए E1 एंड E2 दोनों के अंदर क्या है बताओ? ऐसा जो है प्रेफरेंस है। तो बोथ आर क्या बताओ? रीजियो सिलेक्टिव दोनों है। अच्छा, दोनों के अंदर दूसरा वाला बनता है थोड़ा बहुत। और जब तुम रीजन चूज करते हो तो रीजन अलग अलग चूज करने से क्या पैदा होते हैं? सिडजेफ और हॉफमैन। सिडजेफ मोर देन हॉफमैन। लेकिन अब देखो, अब इसमें क्या है
अब इसमें क्या है कि तुम इसके अंदर सिस बनाते हो कि ट्रांस बनाते हो, इसके अंदर दो केस बनते हैं, समझ रहे हो? सिस बनाते हो कि ट्रांस बनाते हो, इसके अंदर दो केस बनते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर अगर तुमने एक रीजन चूज कर लिया कि मैं निकालूंगा तो यहीं से, अब यहां पे सिस आएगा या ट्रांस आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीरियो का चॉइस। तो स्टीरियो में E2 क्या है? E2 जो है वो देखो, वो है ना स्टीरियो स्पेसिफिक है, कि वो इलाका चूज करने में कंफ्यूज्ड है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री चूज करने में कंफ्यूज नहीं है। बट E1 जो है वो भी नहीं है, E1 इज नॉट स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक, कुछ भी नहीं है। ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये हमें थोड़े समझ में आने चाहिए, हमें याद रहने चाहिए, ठीक है भाई? हाँ सर। अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लास्ट क्लास में सीखी थी कि सारे एनायंस, सुनो, सारे एनायंस जो हैं वो एक्चुअली क्या नहीं होते, बेसिस नहीं होते। तो जैसे I माइनस Br माइनस और Cl माइनस, ये सब के सब क्या है बताओ? न्यूक्लियोफाइल्स अच्छे हैं, ठीक है, मतलब ये कार्बन बहुत प्लस weak पे base अटैक है। कर देते हैं, लेकिन H प्लस पे अटैक बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, बेसिस नहीं है, ठीक है? तो इसमें ये जो है तीनों I Br Cl इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है? MeO माइनस इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ETO माइनस इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। मुझे बताओ इन जनरल सारे के सारे जो बेसिस हैं वो न्यूक्लियोफाइल तो क्या बताओ बन ही जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो कि भाई जो भी चीज बेस होगी वो न्यूक्लियोफाइल तो होगी ही। जो H प्लस पे अटैक कर रही है वो C प्लस पे तो अटैक करेगी ही, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें क्या हैं वो C प्लस पे अटैक करती हैं लेकिन H प्लस पे अटैक नहीं करती हैं, ठीक है? एक्सेप्ट क्या बताओ, कौन सा इशू है जिसकी वजह से एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है? सिर्फ एक केस है जब जो है न्यूक्लियोफाइल्स बेस बनना, सॉरी बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल बनना बंद कर सकते हैं। वो कौन सा इशू है? नहीं तो क्या है कि सारे के सारे बेसिस न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। सिर्फ एक केस में कौन सा वाला? TBUO। हाँ, सिर्फ स्टेरिक क्राउडिंग का ऐसा प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से क्या है, ठीक है, बल्कि हाँ बाटल, हाँ कि माया, सिर्फ स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो बेसिस हो वो न्यूक्लियोफाइल बिहेव ना कर पाए, कार्बन पे अटैक करना क्या हो मुश्किल हो जाए क्राउडिंग की वजह से, इसलिए TBU माइनस इसमें है, इसमें नहीं है। बाकी OH माइनस फिर दोनों में है, ठीक है? R3N वैसे होता है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग शो करता है, तो R3N को छोड़ दो तुम, ठीक है? MEO माइनस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ETOH दोनों में नहीं है, H2 दोनों में नहीं है, ठीक है? I माइनस इज गुड न्यूक्लियोफाइल बट वेरी पुअर बेस, बहुत खराब बेस है, ठीक है? तो इसलिए सिर्फ ये क्या शो करता है बताओ, SN1 या SN2 डिपेंडिंग अपॉन कैसी कंडीशंस, और TBUO माइनस क्या है भाई? TBUO माइनस जो है ये एक्चुअली बहुत ही क्या है, TBU माइनस इज वेरी गुड बेस बट वेरी पुअर क्या बताओ न्यूक्लियोफाइल। तो दिस सो ओनली क्या करता है बताओ, ये सिर्फ क्या करेगा, कौन क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बोल रहे हो, सॉरी मैं गलत सोच रहा था, ठीक है? ये जो सिर्फ क्या करेगा E2 एक्सेप्टिंग दिस एंड दिस। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है मामला कि एक मिनट मतलब हम लोग इसके अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां E2 कर रहा है वहां नहीं। तो हम तुम्हें मैं ना यहाँ पे वो टाइम आ गया है एक केस डिस्कस करने का। तुम्हें याद है हमारे पास ये सवाल था COC की डिस्कशन रिकॉर्डिंग में था कि नहीं था, आई डोंट नो, थोड़ा सा था पता नहीं मुझे। ये था कि इसको बनाने का अच्छा तरीका क्या है। मेरे पास में दो ऑप्शन थे गाइस,
ठीक है, उसमें था सी एक्स और सी पे ओ माइनस लगा दो, या सी ओ माइनस और सी पे एक्स लगा दो। और इसमें था कि इसमें जो है वो किसके किसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होगा। तो अब यहाँ पे क्या है पता है, तुम्हें जब भी इसका आंसर निकालना है ऐसी चीजों का, तो तुम पता है क्या कर सकते हो, तुम जो है ना दोनों के कॉमन, ठीक है, प्रेफरेंसेस जो है वो एक्चुअली कंपेयर कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज, तुम ये बता सकते हो, बताओ कि ये वाला जानवर, दिस स्पीशीज, ठीक है, कैन डू व्हाट, बताओ। SN1 SN2 E1 E2 क्या कर सकता है बताओ ये, क्या कर सकता है बताओ ये। अच्छा बताओ, SN1 कर सकता है क्या, बोलो। हाँ सर। हाँ कर सकता है। SN2 कर सकता है क्या, बताओ गाइस। नहीं सर। नहीं सर। नहीं। अच्छा E1 कर सकता है क्या, हाँ सर। सर हाँ सर। और E2 हम्म, कर सकता है ना भाई, 3 डिग्री है ना भाई, यही तो इनमें कॉमन है, इलेक्ट्रोफाइल। ओए ठीक है, तो अच्छा Cu माइनस बताओ क्या क्या कर सकता है। SN1 SN2 E1 और E2, SN1 कर सकता है क्या बताओ, SN1 कर सकता है क्या, नहीं सर। नहीं। स्ट्रॉन्ग है ना। SN2 कर सकता है क्या, हाँ सर। हाँ। हाँ सर। हाँ। अच्छा E1 कर सकता है क्या, नहीं। 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 और E2 कर सकता है क्या। हाँ सर। हाँ। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, E2। E2। इसलिए पता है हमने वहां पे क्या किया था, तुम्हें अगर आंसर याद हो तो सुनो, SN2 E2 कॉमन नहीं है, सिर्फ E2 कॉमन है, सिर्फ E2 कॉमन है भाई। तुमने वहां पे पता है हमने ये ऑप्शन सिंपली कट कर लिया, तुम्हें याद है, हमने ऑप्शन ये काट लिया था कि इससे आंसर नहीं आएगा, बट हमने ये नहीं सोचा था कि इसको अगर मिला दिया तो क्या होगा। आज हम जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो तुम इसके साइड में कॉपी में नोट कर सकते हो। इसका आंसर ये होगा कि ये इतना डेस्परेट है, सुनो एनायन है ना, तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये इसके पास में आएगा और आके खड़ा रहेगा और यहां मुंह मारने की कोशिश करेगा, यहां मुंह मारने की कोशिश करेगा, ठीक है, और कोशिश करेगा तो जब ये अंदर घुस नहीं पाएगा तो बताओ डेस्परेशन में क्या करके चला जाएगा, इसके पास वाले बीटा कार्बन से H लेके भाग जाएगा, ये से सड़ा सा H लेके भाग जाएगा, एंड सारे कार्बन जो है वो अजीब सा आवाज निकालेंगे, दे विल लाइक ओ माय गॉड यू क्या खा लिया तूने, ये कार्बन पे लगा हुआ H। तो बोल रहा चलता है मेरे को रे, यहाँ हालत बहुत खराब है, एलिमिनेशन कर दिया और यहाँ पाई बॉन्ड लग जाएगा और X बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो अब इसकी क्या प्रॉब्लम है कि ये SN1 SN2 E1 E2 ये एक्चुअली कुछ नहीं कर सकता है एक्सेप्ट SN2, बोलो है कि नहीं। इसलिए एक्चुअली ये ना चाहते हुए भी इसके ऊपर SN2 कर लेता है, बिकॉज और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिकॉज इसमें एलिमिनेशन का भी स्कोप नहीं है, कुछ बीटा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहां से हो। सबको समझ में आया कि गाइस ये हाँ सर आगे। अच्छा तो भाई क्या है डिफॉल्ट E2 रिएजेंट बच्चों, क्या है, अल्कोहलिक KOH है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अल्कोहल जो है वो MEOH ETOH PROH किसी फॉर्म में अल्कोहल हो सकता है, और KOH मतलब K+OH- एनायनिक फॉर्म में ये कोई समान रहना चाहिए। इस एनायनिक फॉर्म के डिफरेंट अवतार जो हैं वो क्या हैं, वो है MEO-, ETO-, PRO-, ये सब इसके अवतार हैं, ये सब इसके अवतार हैं, ठीक है। कोई हमें ये बोल सकता है कि सर MEO- तो काम कर रहा है, फिर ये MEOH क्यों आया है यहाँ पे ऐसा ऐसा, अच्छा सर ऐसा क्यों लिखा है ETO- के नीचे ETOH, PRO- के नीचे PROH, ये कोई जरूरी है लेना क्या, नहीं, देखो ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन इसका लॉजिक जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अगर तुम CX के ऊपर एक जो है एलिमिनेशन करवाते हो और जब तुम RO- लेके आते हो, तो RO- इसके साथ जब एसिड बेस करेगा गाइस, तो इसमें से कौन सा H निकालेगा, ये वाला, तो ये वाला H निकालेगा, तो क्या बन जाएगा बताओ गाइस, ROH बन जाएगा, ROH बन जाएगा, बिकॉज एसिड बेस से ROH बन जाता है ना। तो एक्चुअली ETO- के
नीचे ETOH अगर तुम लो या ना लो, वो बन के अपने आप क्रिएट तो होने ही वाला है वैसे भी, क्योंकि बहुत सारे ETO माइनस जब जगह जगह से H+ निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बनना शुरू हो जाएगा, नीचे ETOH बनना शुरू हो जाएगा। तो वो एल्कोहलिक KOH जो है वो अपने आप अल्कोहल तो खुद ही जनरेट कर देता है वो ड्यूरिंग एसिड बेस। ये समझ में आया क्या? तो एल्कोहलिक KOH डिफॉल्ट याद रखना है कि E2 करता है। ठीक है, एक सेकंड। यस सर। हाँ, हाँ सॉरी यार। हाँ, सबने लिखा, ये देखो। तो बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन E2 एंड SN2 क्या है भाई? तो वो हमको पता है कि वो डिग्री है, ठीक है। और अल्कोहलिक KOH के साथ में क्या है कि हमें हमें जो है एसिडिक H निकालना है, और एसिडिक H निकालने का लिए हमारे पास में, अच्छा इसके अंदर बताओ कितने कितने बीटा H हैं भाई? इसमें ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब इसमें क्या है कि इसमें ऐसे, इसमें ना 2 की जगह लिखी है, बट इसमें एक्चुअली 3 आंसर आएंगे गाइस, मैं तुम्हें एक बार बता दूं, ठीक है। इसमें एक्चुअली 3 आंसर आएंगे। 3 आंसर क्या है भाई? ये और ये मिला के तो बताओ हॉफमैन-सिट्ज़ेफ बनेगा, सही है? हॉफमैन-सिट्ज़ेफ बनेगा। और एक में सर सिस्टम। और अब इसके अंदर यहां से जो H निकालेंगे तो वो CH3 CH डबल बॉन्ड C और ये I निकलेगा, और यहाँ पे H और CH3, ये सिट्ज़ेफ का, देखो सिट्ज़ेफ का ट्रांस है, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड C और H और CH3, ये सिट्ज़ेफ का सिस है। यस सर। और हॉफमैन में भी बनता है, लेकिन हॉफमैन में तो खैर हमारे पास में सिस ट्रांस ही नहीं होता है। CH3 CH2 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये हॉफमैन है। तो मैं तुमसे पहले तो एक चीज पूछता हूं, मैं, फिर मुझे बताओ कि ये कौन सा मैकेनिज्म था, बताओ गाइस। E2। तो अगर ये E2 मैकेनिज्म है, ठीक है, तो E2 मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज कैसा था बताओ? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। तो जब वो स्टीरियो स्पेसिफिक था तो हॉफमैन-सिट्ज़ेफ तो समझ में आता है, चलो, बट हाउ कम सिट्ज़ेफ इज हैविंग बोथ सिस एंड ट्रांस? व्हाई इन दिस केस? क्या हमने कुछ गलत कर लिया क्या? दोनों नहीं बनेंगे क्या ये? ट्रांस ज्यादा स्टेबल है इससे। वो तो है, बट स्पेसिफिक कहाँ रहा फिर? थोड़ा बहुत ना 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 ना, ट्रांस वाला बने। ट्रांस वाला? ट्रांस वाला बने। पूरी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी इंग्लिश। ट्रांस वाला बनेगा बोल रहा है। ट्रांस वाला बनेगा अरे तो सिस वाला नहीं बनेगा मतलब? सर सिस वाला बनेगा तो उसके अंदर रिपल्शन होएगा ना सर। अरे वो तो ठीक है दादा, स्टेबिलिटी देखो, मेरी बात सुनो, एक बात ध्यान रखो भाई, स्टेबिलिटी कभी किसी चीज में स्पेसिफिकनेस नहीं लेके आ सकती ना। स्पेसिफिकनेस कैसे लेके आ सकती है? 100% कैसे कर सकते हो कि सर ज्यादा स्टेबल था तो सारे मॉलिक्यूल्स एकदम परेड लगा के थोड़ी कोई काम करते हैं, रैंडमली करते हैं, तो बन तो सकता है, बनता तो है ना। ऐसे तो फिर तुम बोल दो हॉफमैन भी ज्यादा कम स्टेबल है तो बिल्कुल मत बनाइए, यही भी बोल दो सर ये कम स्टेबल है, 0 कर दीजिए इसको,
हाँ आशीष, आशीष ने एकदम सटीक जवाब दिया है इस बात का कि यहाँ पे दोनों क्यों बन रहे हैं। ये क्या तुम दे सकते हो क्या? एंटी पेरिप्लिनर का कुछ है क्या? हाँ, लॉजिक तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो उसका आंसर ये है कि दोनों इसलिए बन गए, सुनो ध्यान से, कि ये वाला कार्बन जो है ये एक्चुअली इनएक्टिव है और इसमें से रिमूव करने वाले कितने हमारे पास ऑप्शन हैं बताओ? 2 हाइड्रोजन रिमूव करने वाले हैं कि नहीं है? तो यहां पे रिमूव करने वाले जो 2 हाइड्रोजन हैं, ध्यान से सुनो, इसलिए ऐसा हो रहा है कि जब एक सी के लिए तुम आई रखते हो, यहां पे सपोज ये वाला आई है, देखो ये वाला आई है, इस जो सी के लिए आई है, ठीक है, ये वाला कार्बन सपोज ये सी पे आई है, तो पीछे वाले सी के ऊपर एक एच यहां पे है, एक एच यहां पे है, और एक मेरे पास में क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप है। देखो ये देखो, इस सी पे एक एच है, एक एच है और एक CH3 है। तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है ना, बताओ एंटी पेरिप्लिनर के, कि मैं ये वाला एच हटा के ये वाला आई निकाल लूं, और दूसरा ऑप्शन क्या है बताओ? दूसरा ऑप्शन है जब मैं इस वाले एच को ऊपर लेके आ जाऊं, देखो यहां पे ये वाला एच यहां पे आ जाएगा, बताओ यहां पे, और ये CH3 इधर आ जाएगा, यहां पे CH3, तो तुम यहां से निकाल लो। तो ऐसे केस में क्या है, हमारे पास में CH3 इधर और उधर दोनों तरफ आ सकता है, बिकॉज एंटी पेरिप्लिनर मैकेनिज्म फॉलो करते हुए भी जो यहाँ पे 2-2 एच के ऑप्शन हो गया ना, क्योंकि इनएक्टिविटी आ गई, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या है, दोनों बना सकते हैं सिस ट्रांस। अगर तुम्हें समझ में आया तो कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो सीरियो स्पेसिफिक तभी होगा, सीरियो स्पेसिफिक तो तभी होगा जब तुम्हारे पास में एक प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री हो डिफाइंड, उससे तुम सिस ट्रांस बना रहे हो। तो खैर ये सब एग्जांपल हमने उसमें देखे थे, आई गेस तुम सबने अच्छे से किए होंगे गाइस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं कोई एक एग्जांपल करके बताऊं, तो जैसे अल्कोहलिक KOH है, बताओ कौन सा मैकेनिज्म है? E2 अच्छा, किसी को जैसे सपोज यहाँ पे डाउट हो जाता है, सुनो, तो मैं तुम्हें यहीं पे देखो डाउट क्लियर करने का एक देखो रास्ता बताता हूँ। मेरे पास में ये है H और Br, और मेरे पास में Me है, यही वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो मैं Me है और H है। नाउ समबडी इज सेइंग कि सर E1 E2 में कंफ्यूजन होता है, तो तुम मुझे बताओ कि पहले तो E2 करवाने के कितने तरीके हैं, बताओ व्हाट विल आई डू जिससे तुम्हें E2 श्योर हो जाएगा? तो तुम्हारा बेस जो है वो कैसा होना चाहिए भाई? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्या होता है? OH माइनस, या फिर क्या MEO माइनस, या फिर क्या ऐसा RO माइनस जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के लक्षण हैं, ठीक है? और या फिर क्या एल्कोहलिक OH माइनस ऐसे लिखा हो, ये अल्कोहलिक वर्ड लगा हो तो भी तुम्हें करवाना E2 ही है। इवन के तुम्हारे साफ साफ फीचर्स चेंज हो जाते हैं। इवन में तुम क्या पुट करोगे बताओ? एक न्यूट्रल, पहली बात तो एक जो है न्यूट्रल बेस MEOH, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे चार्ज क्या है MEOH पे? 0। अब क्या लगाओगे इसके साथ में बताओ? डेल्टा। अब इसके साथ डेल्टा लगाओगे तो ये न्यूट्रल जो बेस है ये डेल्टा के साथ जब काम करेगा तो तुम्हारा E1 होगा। रोहन समझा क्या भाई? ये तुम्हारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है भाई। MEO माइनस की MEOH क्या है लिखा हुआ? हाँ सर समझा। वैसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तुम जैसे ही मुझे ये देते हो तो मैं एकदम से मेरा मूड और एनर्जी डाउन हो जाता है कि ये तो ठंडा आदमी है भाई, न्यूट्रल है तो क्या ही H+ निकालेगा, और एनायन है तो H+ के लिए फोर्स बहुत ज्यादा है, तो बस ये जो है डेस्परेशन में कुछ भी करेगा अभी। तो खैर अभी जैसे अल्कोहलिक की वजह पे किया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास बन जाएगा ये
तो Br को देखा तुमने अल्कोहलिक KOH में, E2 मैकेनिज्म डिसाइड किया पहले, Br ढूंढा, ये रहा Br। अब Br के दोनों तरफ देखा, Br जिस कार्बन पे लगा है इसके इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी, दोनों तरफ देखा, दोनों तरफ देखा। तो अब Br कहाँ है, ऊपर की नीचे? नीचे है। तो तुम्हें H कहाँ चाहिए बताओ, ऊपर की नीचे? ऊपर चाहिए। तो ऊपर वाला H जो है वो एक्चुअली ये है, ये, इस तरफ तो हमारे पास H ऊपर है ही नहीं, तो यही ऑप्शन बचा हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इधर। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, ऐसे जो चैंपियन होते हैं, पाई बॉन्ड यहाँ लगाया और जो है लगा के उसके बाद में जो है देखा ध्यान से, H चला गया तो फिर जो है Me बचा और Me लगा दिया यहाँ पे, और Br चला गया तो यहाँ पे H लगा दिया, और अब एकदम बड़ा एकदम खुश होकर डायग्राम बना के आए हैं कि अब सब सही है। ठीक है, उन्हें कौन बताया, अरे गधों, जब ये कार्बन sp2 हो गया है तो अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे वेस्ट डैश का मतलब ही नहीं है भाई, ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना यार। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये क्या होगा बताओ, Me, और ये क्या होगा बताओ, H। सबको समझा भाई? सर हाँ सर ये अल्कोहलिक केओएच के केस में हीट नहीं मेंशन किया होगा ना हमेशा, जब हाँ, हीट जो है नहीं मेंशन रहता है। और E2 में कंफ्यूजन। हाँ, हीट नहीं मेंशन रहता ऑफर। ठीक है, तो सर मतलब अल्कोहलिक केओएच में हीट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे केस में करना पड़ेगा। हाँ मतलब अल्कोहलिक एच के अलावा अगर और वो कुछ दे रहा है, ETO माइनस वगैरह, तो क्या है कि वो तुम्हें डेल्टा देगा साथ में ना, तो ही E2 जो है वो प्रॉपरली कंफर्टेबली कंफर्म हो पाएगा। सिर्फ ETO माइनस तो क्या होगा कि अगर देखो जैसे मैंने तुम्हें ये दे दिया, देखो गाइस देखो, सपोज मैंने तुम्हें ये दे दिया C पे C Br और ETO माइनस, देखो सोहम, अब तुम जो बैठे हो उसको देख रहे हो, तुम्हें पता है कि ये क्या क्या कर सकता है सोहम, विद और विदाउट हीट क्या क्या कर सकता है, चलो बताओ। मतलब E2 नहीं कर सकते, बट SN2 कर सकते। अच्छे से सोच के बताओ। SN2 और कुछ? और कुछ नहीं, विदाउट हीट कुछ नहीं। विदाउट हीट कुछ नहीं। ये बताओ क्या क्या कर सकता है, बताओ। E1 और SN1 और SN मतलब E2 भी। तुम देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर। अब तुम सोचो कि क्या करोगे, अब तुम बताओ। सर E2 ही करना पड़ेगा। अब तुम्हें हीट करना नहीं पड़ेगा, अरे भाई वो हीट नहीं कर रहा तो क्या होगा, तो ये बहुत देर तक रिएक्शन स्लो हो जाएगी, लेकिन बहुत देर तक घूमता रहेगा इसके पीछे, पर अल्टीमेटली लेके क्या जाएगा, यहाँ से H ही लेके जाएगा ना यार। हाँ सर। तो अब विदाउट हीट भी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना और कोई यार करने का E2 के अलावा, तो मैं मजबूर हूं E2 करने के लिए भाई। समझ रहे हो क्या सोहम? हाँ सर। ये सब एग्जांपल्स किए होंगे गाइस, तुमने लास्ट 2 एग्जांपल देखे होंगे, आई होप इसमें तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे हमने ये वन इक्विवेलेंट अल्कोहलिक KOH है, तो इसके लिए हमने कैसे सॉल्व किया था गाइस, पहले इसका जो है हमने फिशर बनाया था, इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाया था। ठीक है, और सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाया था, और एक मिनट गाइस, हाँ तो इस जो है सॉहर्स प्रोजेक्शन के अंदर जो है हमारे पास में ये चीजें हमने अरेंज की थी, H और CH3 और PH और Br और H और CH3, और फिर हमने क्या किया था इसमें से अल्कोहलिक KOH के लिए Br को पकड़ा, कहाँ है Br, ये रहा Br। तो अगर ये Br है तो मुझे इसमें बीटा हाइड्रोजन हटाना है, तो बताओ बीटा हाइड्रोजन के ऑप्शन कहाँ कहाँ है मेरे पास में गाइस। देखो एक तो ये अल्फा कार्बन है, तो एक तो ये बीटा हाइड्रोजन है, और एक इसके नीचे आ जाओ तो एक देखो ये बीटा हाइड्रोजन है,
बोलो, और कोई बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो नीचे वाला बनाने से तो सिटजेक बन जाएगा, बहुत ही अनस्टेबल है। तो बताओ कौन सा मेजर रहेगा इसके अंदर? यहां बीच में से बनाया हुआ, यहां पे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसमें मार्क करना है कि कौन इस एच की मार्किंग कहां पे है। इस एच की मार्किंग एक्चुअली यहां पे है। तुम्हें समझ में आता है ना भाई? देखो, हाँ बस सर, इसको तुम किस में लेके आ जाओ बताओ? इसको तुम एंटी पेरिप्लेनर में लेके आ एंटी जाओ। पेरिप्लेनर। अब इसको प्यार से बैठ के रोटेट करो, ऐसे करो इसको, उसके बाद में ऐसे करो इसको। आई एम सॉरी। तो बी आर थोड़ा इधर, एच इधर, CH3 इधर, ठीक है। फिर एच नीचे, ठीक है। PH इधर, CH3 इधर। एच और बी आर हटा दो या पाई बॉन्ड लगा दो। ठीक है। सबको इतना समझा भाई? हाँ सर। लास्ट चीज हमने देखा कैसे बेस का साइज बड़ा करते हो गाइस, कैसे बेस का साइज बड़ा करते हो। ठीक है, तो क्या होता है बताओ? तो इसका टेंडेंसी धीरे धीरे कौन सा एच निकालने का हो जाता है, ए या बी? सर ए। बेस का साइज बड़ा करने से कौन सा गैदरिंग, कौन सा निकालना आसान हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, बी वाला ना। हाँ बी, बी हो जाएगा। तो बी का प्रेफरेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बताओ बी का प्रेफरेंस? बोलो। सर क्राउडिंग। क्राउडिंग, क्राउडिंग। और अगर तुम इसके ऊपर देखो, अगर तुम इसके ऊपर CH3, CH2, CH और CH3 के ऊपर बहुत ही हैवी माइनस आई ग्रुप लगा देते हो, तो बताओ इसका पुल जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका इफेक्ट यहां पे आना शुरू हो जाता है। तो अब इसके एच में टेस्ट में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा गाइस। तो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट क्या है, ये दोनों एच के टेस्ट में इतना डिफरेंस आ जाएगा कि अब की बार जो बेस आएगा बाहर से, उसके लिए जो हम बोलते थे कि ज्यादा टेस्टी ये वाला है कि ये वाला है, ठीक है, तो वो कौन सा पिक करता था भाई? ये वाला, बिकॉज दोनों ही इतने बेकार थे कि वो अल्कीन स्टेबिलिटी को ज्यादा स्टेबल जज करके अपना। लेकिन अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा है कि वो किसको पिक कर सकता है बताओ? इस एच को, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा टेस्टी हो गया है। इसमें फिर ए और बी में से कौन सा पिक करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा? बी। बी का। बी प्रेफरेंस इंक्रीजेस। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। उसका रीजन एसिडिक स्ट्रेंथ है ना। एक बात ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाले में हमने बी का प्रेफरेंस बढ़ाया, क्यों? क्योंकि क्राउडेड कम था। और दूसरे वाले में हमने बी का प्रेफरेंस बढ़ाया, क्यों? क्योंकि एसिडिक ज्यादा था। पीछे से एमी का जब यहां पे जो प्लस आई आ रहा है, तो अभी तो बाय चांस हमारे पास में क्या हो गया गाइस कि जो लेस क्राउडेड है वो साथ साथ क्या है बताओ? जो लेस क्राउडेड है, देखो इसको देखो, फॉर एग्जांपल, हाँ, जो लेस क्राउडेड है वो साथ ही साथ क्या है बताओ? वो ज्यादा एसिडिक भी है। लेस क्राउडेड इज सेम एज मोर एसिडिक। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो उस रिकॉर्डिंग में हमने एक एग्जांपल लिया था ऐसा, तुम्हें याद होगा शायद। मैं उसको थोड़ा नीचे से एलिब्रेट कर रहा हूं, देखो। तो एग्जांपल ये है, देखो, लेट्स से तुम्हारे पास में PH CH2 CH F CH3 है। इस पे तुम MEU माइनस कर रहे हो और
TbUO माइनस कर रहे हो, और लेट से तुम्हारे पास में PH CH2 CH CH3 आई है, और इस पे तुम MU माइनस कर रहे हो और TbUO माइनस कर रहे हो। देखो दोनों में क्या क्या फर्क है। तुम्हें क्या चेक करना होता है किसी भी रिएक्शन में कि सबस्ट्रेट और बेस, इन दोनों में से कहीं कोई एक्सेप्शन है क्या? सबस्ट्रेट क्या चाहता है बताओ गाइस, बोलो कौन सा H निकलवाना चाहता है ये? भाई F है ना। देखो हमको क्या याद करना है, अभी तुमने ऊपर जो टेबल में लिखा देखो क्या था वो, कि ऐसे ग्रुप्स जो बहुत ज्यादा इंडक्टिव लगाते हैं CH2 ये एक्चुअली कौन सा H निकलवाते हैं बताओ? क्राउडिंग वाला कि एसिडिक वाला बताओ ना, लेस क्राउडेड कि मोर एसिडिक, कौन सा निकलवाते हैं? मोर एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक ना, तो ये एक्चुअली एसिडिक H निकलवाते हैं। अब एसिडिक H कौन सा है बताओ, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? कार्बन आयन बना के देखो, राइट। लेफ्ट वाला है ना। बेंजीन में रेजोनेंस होगा ना उसका C माइनस का। वही तो मैं समझा रहा हूं कि हर बार अपना आंसर मैच नहीं करेगा ना, इसके और इसके F के और TbU माइनस के साथ वाला आंसर मैच नहीं करेगा ना हमारा। लेफ्ट वाला ज्यादा एसिडिक हुआ ना भाई, क्योंकि यहाँ का C माइनस रेजोनेंस कर सकता है ना बेंजीन के अंदर, तो इसलिए ये F चाहता है कि ये वाला, ठीक है, CH2 में से H निकले। अच्छा MU माइनस की कोई इच्छा है क्या भाई? नहीं, दिस इज नॉर्मल, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो MU माइनस जाके जो है वो यहां पे अटैक कर देता है एंड बात खत्म हो जाती है। PH CH डबल बॉन्ड CH CH3 बन जाता है। अब TbU माइनस की कोई इच्छा है क्या? हाँ, ये बताओ कौन सा H निकालना चाहता है? लेस क्राउडेड वाला। लेस क्राउडेड वाला। इसका मतलब इसके मन में जो है वो ये वाली इच्छा है, लास्ट वाला H। हाँ अब इसमें क्लैश हो गया, F चाहता है ये वाला और ये चाहता है ये वाला, इसमें कौन जीतेगा? अब भाई क्या बात है, F ने इसको बहुत टेस्टी बना दिया है, इट्स लाइक अ फ्रूट दैट इज वेरी टेस्टी। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर बच्चा जाके फ्रूट तोड़ेगा, लेकिन भाई विगी के लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है कि वो पेड़ पे चढ़ के जान जोखिम में डाल के जो है वो आखिरी फ्रूट तोड़े और फिर खाए, चाहे जितना टेस्टी हो वो। तो जब TbU माइनस पहुंच ही नहीं पाएगा यहां तक, उससे वो पहुंचने से पहले 2 डिग्री पे रिपेल हो जाएगा, तो उसके लिए फिर यहाँ पे क्या है, किस तरह क्राउडिंग डोमिनेट करेगा, और आंसर क्या हो जाएगा? PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ राजलक्ष्मी, सही बात है। अच्छा अब बताओ मुझे, MU माइनस क्या चाहता है बताओ? इसका कोई इच्छा है? नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्टेबिलिटी के हिसाब से। तो इसके अंदर क्या हालचाल है भाई? ये वाला H ज्यादा एसिडिक है और ये वाला क्या है बताओ? ज्यादा लेस क्राउडेड है। लेस क्राउडेड। लेस क्राउडेड। तो MU माइनस अभी भी कहां अटैक करेगा? शेड वाले, लेफ्ट वाले में। TbU माइनस किस पे अटैक करेगा? राइट। ऐसे कुछ एग्जांपल देखो, हमें थोड़ा शायद में लिखे होंगे, हमें समझ में आया होगा, सबको ब्लॉक समझ में आया होगा। अच्छा हम लोगों ने बताओ मुझे SN1 डैश SN2 डैश कर लिया ना गाइस? यस हाँ सर, यस सर। अच्छा, तो प्लस चार्ज यहां से निकल जाएगा, तो ये हमारे पास में बन जाएगा पहला 7 नंबर रिंग, ठीक है, और ये और हमारे पास में प्लस चार्ज। तो पहले रिंग का कॉन्ट्रैक्शन गाइस, दिस इज 1 2 3, तो 2 3 का बॉन्ड तोड़ा और 3 1 का जोड़ दिया, या फिर 1 2 3 2 3 का बॉन्ड तोड़ा और 3 1 का जोड़ दिया। तो इसमें ये वाला 2 जो है बहुत स्टेबल बनने वाला है गाइस।
तो तुम इस साइड के नहीं लेके उस साइड के लोगे, बिकॉज वो काफी स्टेबल है, बिकॉज अ वेरी हाई अल्फा एज। तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं इसमें 2 3 बॉन्ड तोड़ देता हूं और 1 3 जोड़ देता हूं, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा भाई, 2 पे, अब ये हट जाएगा। तो अल्टीमेटली एक 6 मेंबर्ड रिंग 7 से, इसके अंदर क्या है हमारे पास में, जहां पे तुमने एक ये लगाया है, इसके ऊपर ऐसा, इधर और प्लस, ये बन जाएगा। देखो भाई गाइस, हाँ सर। अच्छा इसके बाद में तुम क्या कर सकते हो बताओ गाइस, मिथाइल शिफ्ट, और क्या है, ऑप्शन कोई है ही नहीं, मिथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपैंड वापस से। तो अगर तुम मिथाइल शिफ्ट कर लेते हो तो ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 और यहां प्लस चार्ज। तो मेरे पास में एक्चुअली क्या है पता है, 6 अल्फा एच से 4 अल्फा एच पे मैं चला गया हूं, जो कि एक्चुअली फिजिबल नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर इसके बाद में नो शिफ्टिंग होगी, कोई शिफ्ट होगा ही नहीं इसके अंदर, और सीधा आंसर क्या आ जाएगा बताओ, सरप्राइजिंगली समझे क्या भाई? हाँ सर।